गुड नून टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नवोदय आईएएस। मेरा नाम अमित कपूर है और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। हमने बातें करी हुई थी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री हमने सारा कंप्लीट करा दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई है। अब ये पहली क्लास है, तो आप अगर यहाँ से क्लासेस करेंगे तो जितना भी प्राचीन भारत का इतिहास है, जो भी अभी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैन धर्म से रिलेट करके काफ़ी गहराई में जाके क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2022 में, और वो सारा मैंने अनअकैडमी पढ़ाया हुआ था। आज जब मेरा लेक्चर देखेंगे वैसा ही मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं भी थोड़ा मनुष्यत छाती है, क्योंकि उसमें तमाम सारे जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ दिए गए, तो नाम भी बड़े अटपटे, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था इसको पढ़ाया जाए या ना कराया जाए, लेकिन हमने करा दिए हुए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन है आ चुके थे। ठीक है। इस बार आए हुए कभी पूछा नहीं है, लेकिन इस बार क्या है, पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो ये मैं कराने वाला हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, देखो ये वही क्लास है आपकी, मात्र 150 घंटे वाली, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 80 घंटे हमने करा दिए हैं, 70 घंटे की अभी क्लासेस आपकी और बाकी हैं, तो इसमें आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्लास शेड्यूल कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया, लगभग मैं 6 क्लासेस लूंगा, एक एथिक्स की क्लास भी मैं ले लूंगा। यहाँ पे डेली करंट अफेयर आपका ये सुबह 8 से 9 बजे के बीच में चल रहा है। हालांकि थोड़ा करंट अफेयर ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो हम 2 क्लासेस ले रहे हैं, तो ये अभी 7 दिन के लिए सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में क्लास चलेंगी। ठीक है। लोक प्रशासन जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं हमने अनअकैडमी कराया हुआ है और ये छूट भी गया हुआ था। ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सुबह 11:15 बजे से 12:15 बजे के बीच में क्लास चलेगी। एंशिएंट इंडिया ये अभी पहली क्लास है, ये 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में चलेगी। इसको हम जल्दी फिनिश करना चाहेंगे, लगभग 15 क्लासेस में। और ज्योग्राफी का थोड़ा सा क्लास टाइमिंग चेंज हुआ है, इधर 2:30 से 3:30 बजे का है। इंडियन पॉलिटी इसको मैं करा ही रहा हूँ, जैसा कि आप जान रहे हैं 4 बजे से 5 बजे के बीच में। एक क्लास में और लूंगा तो लगभग 6 क्लासेस हमारे पास में रहेंगी, और यही से सारा यूट्यूब से हम इसको कंप्लीट कराने वाले हैं। और खास बात देखो, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें पढ़ना क्या होगा। ठीक है। सामान्य अध्ययन का विषय है ये, भारतीय इतिहास प्राचीन भारत। ठीक है। इसमें हमें बिल्कुल फैक्ट देखना है। ठीक है। जितना फैक्ट है उतना देख लेना है। और यहाँ पे जो क्षेत्र दिए गए हैं, देखिए तमाम सारे वहाँ पे क्षेत्र दिए गए होंगे, महदाह होगा, सराय नहर, बेलन घाटी कहाँ पे है। ठीक है। तो ये जितने भी क्षेत्र दिए गए हैं इनको खास ध्यान रखना है हमें। ठीक है। क्योंकि कई बार अभी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक गुप्त खराल करके पूछा हुआ 2021 में, आपने देखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा हुआ था। तो कहा जाता था कि वहाँ पे गुप्त खराल जो है या बुर्ज होम जो है, वहाँ पे मंदिर कुछ है ऐसा, लेकिन वहाँ पे मंदिर नहीं है, वहाँ पे गर्त निवास होता था। गर्त निवास मतलब लोग गड्ढा खोद के नीचे रहते थे। ठीक है। तो अगर आपके पास में इतनी जानकारी है तो आप क्या करोगे कि जितना भी गलत रहेगा ना वो आप काट दोगे, भाई यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा था, तो आपने कैसे पूछ दिया है। तो होता क्या है कि आप एलिमिनेट भी कर सकते हो वहां से। ठीक है। तो ऐसे भी आप वहां से काट सकते हो। भाई वहां पे मंदिर कहाँ था, बुर्ज होम में, वहां तो गर्त निवास था। प्राचीन भारत के इतिहास की बात हो रही है, उस टाइम ऐसा कुछ था ही नहीं, तो तुरंत काट दिया गया वहां से, भाई मंदिर नहीं है यहाँ पे, गर्त निवास। तो वो क्या है, स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसमें आप देख लो क्या क्या चीजें हैं। तो आप जानते हैं कि शुरू में मानव जो है वो कैसा था, शिकारी था, खास संग्रह जिसको बोलते हैं, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। ठीक है। कुछ काम नहीं था और बस वही सब काम करता, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, समझ रहे हो। तो ये सारा परिचय एक बार एक पढ़ लेना। ठीक है। कैसे कैसे हुआ है। ये प्राग ऐतिहासिक काल है, मतलब ऐतिहासिक काल से भी पहले वाला है। पूरा पाषाण की बात हो रही है, पूरा पाषाण का और मध्य पाषाण का, नव पाषाण की बात करेंगे, इससे पहले की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इसमें कुछ इस तरह का इनका जीवन था। ठीक है। इसे फोटो में दिखाया गया है। आदिम युग से लेकर आधुनिक युग तक मानव को पहुंचने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया गया, कोई सत्यता की जांच नहीं करी गई कि हम यहाँ पे बताएं भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा कुछ पता नहीं है हमें। क्योंकि जो यहाँ पे खोज करी गई है ना, तो बहुत, अब ये भी देखो कार्बन डेटिंग विधि जो है ना, उससे पता चला लगाया जाता एज का, कि भाई एज ये कब का रहा होगा। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है वो ना बहुत, अभी कह सकते हैं वो भी कारगर नहीं है, लेकिन हम क्या वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भाई उस टाइम पे मानव का जन्म हुआ होगा और अभी तक जो है वो आधुनिक बन पाया।
इवन अभी देखना, अभी भी आधुनिक मानव की खोज भी नहीं हो पाई। कहा तो जाता है कि यहाँ तक जो है अभी आधुनिक, अभी और क्या चेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है कि ये एक एरा गुजर जाए, दूसरा एरा है तो बोला जाए कि नहीं अभी आधुनिक मानव, अभी प्रक्रिया चली रही है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी इस तरह से। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। कहा गया कि पृथ्वी पर मानव का अवतरण कैसे तथा किस रूप में हुआ है वह आज भी शोध का विषय है, ठीक है। अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोग कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम विधि का कुछ इस तरह का भी हम लोग वहाँ से एक तरह से विधि का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ ये कब का कंकाल मिला हुआ है। एक बार देख लेना, ये इंट्रोडक्शन है। हमें पता नहीं है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ से हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। बात समझ रहे हो? प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री जहाँ से लिखी गई ना, जहाँ से जानते हैं उससे पहले की बातें, कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया। कहा गया है कि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इतिहास का वैसा कालखंड है यह जिसकी जानकारी के लिए लिखित साधन का अभाव है, क्योंकि भारत के कोई भी अभिलेख 3000 ईसा पूर्व तक के ही हो सकते हैं। अतः प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ यही निकलता है कि इसका संबंध उक्त अवधि से पहले का, अर्थात पहले का। हमारे पास में जो आप देखोगे कि 3000 ईसा पूर्व, यहाँ की बात करें तो यहाँ से हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से एक ओवरऑल हम लोग फिनोमेना बनाते हैं कि फिर यहाँ से होगा, ठीक है। 25 से 3000 के बीच की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ से एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि सच में वही चीज़ें है कि नहीं, ठीक है। हम लोग खुदाई करते हैं जाके यहाँ पे, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में तमाम सारी खुदाई करते हैं, पता चलता है कि ठीक है हाँ ये चीज़ें हुई होंगी, लेकिन एक्चुअल में अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन कुछ अभिलेख जो है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 3000 ईसा पूर्व के पहले के, यहाँ पे कुछ अभिलेख मिले हुए, तो ऐसा लगता है वहाँ पे डेट लिखी हुई है, वहाँ से पता चलता है कि सच में यहाँ पे कुछ चीज़ें रही होंगी। फिर इसके बाद में क्लियर कब होता है, जब हम आते हैं अशोक के काल में, ठीक है। अशोक के काल में आते हैं तो वहाँ से चीज़ें हमें और क्लियर होने लगती थी कि उन्होंने पूरा का पूरा क्या किया, अब लेखों में लिखवाया हुआ है, डेट लिखवाई हुई है, क्या हमने काम किया हुआ है, ठीक है, तो उसको पढ़ा भी गया हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे जानते हो, वहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक हम देख रहे हैं कि दाएं से बाएं जो लिपि है ऐसे लिखी गई हुई है, तो उसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। हम लोग प्रयास में हैं कि भाई ऐसा कुछ पढ़, और उसमें जान रहे हो किस तरह का है, ये ऐसे लाइनें बनी हुई है इस तरह के। अब इसमें क्या हम निकालेंगे, इस तरह का ऐसा बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा बना हुआ है, इसमें हम क्या निकालेंगे, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्या अक्षर बन रहे होंगे, तो अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, अर्थात हम उसको लिखित साधन जो है हमें नहीं प्राप्त हुए। तो ये आदि ऐतिहासिक काल बात करें यहाँ पे, तो आप समझ गए प्राग ऐतिहासिक काल कब से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा समय जो इतिहास के पहले का है, हमें पता नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके तहत ऐसे कालखंड को रखा जाता है जिनकी जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं, ठीक है, परंतु वो पढ़े नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और यहाँ से आपको अनुमान लग जाना ये क्या हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात, ठीक है। हाँ, लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया हुआ है, तो आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को देखा जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएंगे फैक्ट के तौर पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। और कहाँ से पूछेगा अभी, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी ना, जो एक दैवी शक्ति, जो धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वहीं से क्वेश्चन पूछता है अमूमन। कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था से पूछ देता है, लेकिन काफी दिनों से पूछा नहीं हुआ। तो हमें फोकस किस पे करना है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक डाटा के अनुसार हम पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था है। बाकी तो सब लोग पढ़ते हैं यार, देखो ना, वो नाली समकोण पे काट रही, सड़कें समकोण का काट रही, पीछे नाला खुद रहा है, वो सब नहीं है ना। बाट जो है वो कैसे एकदम से इवन में नंबर में है, ऑड में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कुछ बताया जाता है। तो वो सब देखो सबको पता रहता है, वही 4 किताब में लिखा है। लेकिन कहाँ पे हम फोकस करना है, यूपीएससी फोकस कहाँ पे करती है, वो सामाजिक व्यवस्था पे बात करती है, और इसके बाद में कुछ धार्मिक व्यवस्था की बात करती है, ठीक है। तो वो फिर आगे क्या है ना, वो आर्ट एंड कल्चर का विषय हो जाता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट क्या करेंगे, पूरा ही पढ़ेंगे। कौन कौन है आज एक्सपेरिमेंट, कैसे कैसे नाम रख रहे हो, योगेश चौधरी गुड आफ्टरनून, सुबी सिंह गुड आफ्टरनून, प्रशांत शुक्ला, योगेश चौधरी गुड आफ्टरनून, ठीक है भाई। देख लो ये पहली क्लास है, तो आपको पता चल गया प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ठीक है।
तो यहाँ से ये चीजें बेहतर हमें कुछ समझ में आने लगती हैं, लेकिन अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन एक खास बात समझते हो यहाँ पे, एक खास बात, जब हम इसकी बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पे जानते हो क्या है, यहाँ पे हमें जो चित्रित मृदभाड़ मिले हुए हैं कुछ, ठीक है, जिसमें चित्र बनाए गए हैं, तमाम सारी कलाएं उकेरी गई हैं, वहां से हम समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीजें हुई रही होंगी, ठीक है। हाँ, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बोलचाल में तो नहीं, लेकिन पेंटिंग से समझ में आ जाता है कि हाँ ये कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी रही होंगी, ठीक है। किसका किसका ज्ञान था, मान लो वहाँ पे मछली की आकृति बना रहे हैं वो किसी पे, तो मतलब वहाँ पे मछली रही होगी, ठीक है, ज्ञान था उनको। घोड़े का ज्ञान अभी नहीं है वो, हालांकि आप देखते जो एरिया देखोगे, जब हम इसकी बात करेंगे अभी, ये तो छोटा सा ही है, ये छोटा सा अभी हम देख लेंगे, इसमें फैक्ट है पूरा का पूरा। जब हम बात करेंगे ना सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो वो एरिया है ना अरब वाले, देखो अरब जितना भी वहाँ पे घोड़ा वाला ज्यादा एरिया है ना, वहाँ पे जो हॉर्सेस है ना वहाँ पे ज्यादा है, तो ऊंट और घोड़ा वहाँ पे ऐसा एरिया है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये जो सभ्यता पनपी ना सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे घोड़ा का नामो निशान नहीं है, कोई हड्डी वड्डी ऐसे मिली हुई है, जबकि वो एरिया पूरी तरह से घोड़े का है, आप समझो ना, ऊंट और घोड़े का है, और वो चीजें नहीं मिल रही वहां पे, ठीक है। तो कहा जाता है कि हो सकता है ये सभ्यता वहां पे उस टाइम हो सकता है घोड़े और वो नहीं रहे ऊंट, क्योंकि ये कैसे हैं, ये वैसे एरिया के रहते हैं जहाँ पे मरुस्थल हो, ठीक है, थोड़ा एरिया वैसा हो जहाँ पे किचकिच ना, जहाँ पे बारिश ना ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे बारिश होती होगी, ठीक है। आप बाद में जो है ये यहाँ पे रेगिस्तान बन गया हो, ठीक है, तो ये हो सकता है, इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। तो हमने क्या क्या देखा, प्राग ऐतिहासिक और आद्य, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐतिहासिक काल, अब ये आता है हिस्टोरिक एज, ये कालखंड जो है 600 ईसा पूर्व के पश्चात का है। यह ऐसा कालखंड होता है जिसकी जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साधन उपलब्ध है और इसका उद्भाषण भी हो चुका है। उद्भाषण समझ रहे हो, मतलब बता दिया गया, पढ़ के बता दिया गया कि भाई ये चीजें यहाँ पे हुई है, हम लोग भी पढ़ सकते हैं उसको इस तरह से, ठीक है। भारत में इस काल की गणना जो है 6ठी ईसा पूर्व या इसके पश्चात की जाती है, ठीक है। और 6ठी ईसा पूर्व आप समझ रहे हो रहे, ये मौर्य काल है, उस समय का मौर्य काल है, अशोक आ जाते हैं यहाँ पे, तो उस काल तक वो सारी चीजें हमें लिखित में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक काल है। तो हमने 3 काल यहाँ पे देख लिए, 1 2 और ये इधर ये 3, ठीक है। आगे देख लो कुछ इस तरह से, प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां देख लो, वातावरण की जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष रूप में ढाल लेता है उसे इतिहासकारों द्वारा संस्कृति का नाम दिया गया। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछे संस्कृति क्या होती है, ठीक है, तो लंबी परिस्थितियों में एक साथ एक जगह जहां मनुष्य रहते हैं तो उसी के अनुसार ढाल लेते हैं, उसी वातावरण के साथ अपने को ढाल लेते हैं, ठीक है, मेल मिलाप कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संस्कृति बोलते हैं, कल्चर बोलने लगते हैं, ठीक है। ऐसा पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये कल्चर है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे बोलचाल में बता सकते हो कि भैया एक जगह हम जहाँ पे रहते हैं और वहाँ के कल्चर, वहाँ के जो भी चीजें हो रही, जो भी वातावरण, उसको अडाप्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति बोल देते हैं, ठीक है। वो सब पढ़ाया जाएगा सोशोलॉजी में अलग अलग परिभाषाओं से, लेकिन आसान भाषा में इस तरह से समझो। जिस कालखंड के मनुष्यों ने पाषाण उपकरणों से ही भोजन संग्रहण, अग्नि की खोज, आवास का निर्माण, कला का विकास और हथियार एवं औजार का निर्माण किया है, उस कालखंड को इतिहासकारों ने पाषाण काल कहा। अब यहाँ पे देखो पाषाण काल क्यों कहा जा रहा है, ये सारी चीजें दे रहे हो, ये क्या है, पाषाण उपकरणों से ही बनी हुई है, ठीक है। जो भी इन्होंने खोजा हुआ, जैसे भोजन को अगर संग्रहण करना होगा, क्या आप जानते हैं वहाँ पे फल फ्रूट या आप कह सकते हैं शिकार करना, सब कैसे करता था, पत्थर से, पहले लोहा का तो ज्ञान था नहीं, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग किया गया है, चाहे वो हस्त कुठार की बात करें, जैसे कुल्हाड़ी की बात करें, या चॉपर की बात करें, या हम बिदारणी की बात, क्लेवर की बात करें, ठीक है, तो वो सब कैसे थे, हाथ से फेंक के चलाए जाते थे, हाथ में रख के चलाए जाते थे, ठीक है। तो वो सब किससे बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, तो इसी वजह से क्या बोला गया, पाषाण काल कहा गया है, ठीक है। जो भी अपनी जरूरतें थी वो सब क्या करते थे, पत्थर से नुकीले हथियार बना के शिकार करना या कुछ पेड़ से कुछ फल तोड़ना, वो सब कैसे करता था, इसी से करता था, कहीं फेंक के करता था तो कहीं हाथ में ऐसे ही लेके, ठीक है। अध्ययन की सुलभता तथा मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों की प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत की पाषाण कालिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है, और एक एक करके देखेंगे, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं पीटी में, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपके कि पाषाण काल संस्कृति को 3 भागों में, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और अलग अलग संस्कृति देखो कैसे विकास हो रहा है, खुद मानव जो है अपने आप को कैसे डेवलप कर रहा है इन तीनों फेजों में, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
होता क्या जानते हो कैसे क्वेश्चन पूछ जाता है, टकरा के ऐसे पूछता है कि ये देखो होता क्या, क्वेश्चन कैसे फंसाएगा आपको, जो यहाँ पे विशेषताएं है ना वो यहाँ पे डाल देगा ऐसे करके, और यहाँ की विशेषताएं जो है यहाँ पे डाल देगा, या सीधे तौर पर यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये लोग करते क्या है यूपीएससी वाले, जानते हो कि कुछ चीजें जो है ना यहाँ पे संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे, संक्रमणकालीन दौर समझते हो, संक्रमणकालीन दौर उसको बोला जाता है कि कुछ चीजें जो है डेवलप होके, हल्का से डेवलपमेंट होके क्या करते थे इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बदलाव का दौर। संक्रमणकालीन दौर किसको बोलते हैं, बदलाव का दौर, ठीक है। कहीं भी कोई भी पूछे संक्रमणकालीन दौर क्या होता है तो उसको बोलो बदलाव का दौर जो होता है एक एज के बाद में उसको बोलते हैं संक्रमणकालीन दौर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ की चीजें यहाँ पे, यहाँ की चीजें यहाँ पे, यहाँ की चीजें यहाँ पे, ठीक है, या फिर सारी की सारी चीजें यहीं से पूछ देगा आपको स्टेटमेंट देके, या फिर यहाँ से पूछ देगा, यहाँ से पूछ देगा, ठीक है। तो हमें इसी हिसाब से पढ़ना है, फैक्ट पूछता है बाकी कुछ पूछता नहीं है इसमें, ठीक है। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। अच्छा, इनका एज तो देख लो यार कैसे कैसे किया गया था। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। बात समझ रहे हो, पीछे आ रहे हैं हम, हाँ ईसा पूर्व से, हाँ उस तरफ ईसा पूर्व की तरफ ईसा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। और नव पाषाण काल की बात करें जिसको न्योलिथिक बोलते हैं हम लोग, ये 6,000 या यहाँ पे 4,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बता रहे हैं ना यहाँ पे संक्रमणकालीन दौर है तो ये डेट जो है इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप 6 या 4 को लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 6 या 4 को लेके चलेंगे, ओके। तो ये 6 या 4 से लेके 2,000 ईसा पूर्व तक जाता है। अब यहाँ पे तो ठीक है, ये दोनों अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके 3 भाग कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके 3 भाग कर दिए जाते हैं, ये 3 भाग के हम लोग देखेंगे, और इन 3 भागों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ इसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये मुख्यता है, और पूरा पाषाण काल जो है इसमें 3 भाग है, ठीक है। इसमें 3 भाग है क्योंकि उस टाइम जो है मानव का जन्म ही हो रहा होता है। कहा तो जाता है कि 5 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव का ऐसा अस्तित्व आया हुआ है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाता था। लेकिन अभी महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले खोज भी हुई है, 6-7 साल पहले, कि कहा जाता कि नहीं वो 14 लाख वर्ष पहले का मानव का है, ठीक है। ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अभी उस साक्ष्य को नहीं जाएंगे, लेकिन 5 लाख वर्ष पूर्व जो है लगभग मानव का ऐसा जन्म हुआ है, ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। क्वेश्चन हमने बता दिए कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पूरा पाषाण काल, मनुष्य जाति ने अपने अस्तित्व के आरंभ से लेकर अब तक 99% हिस्सा शिकारी और संग्राहककर्ता के रूप में बिताया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, 99% जो है, लगभग हम 100% मान के चलते हैं कि वो एक तो खाना बदोश है अर्थात शिकारी है, और खाना इकट्ठा करके खाने की कोशिश करता है, काम वाम कुछ करता नहीं, ठीक है, फ्री में सारा कुछ रहता है। ये काल आखेटक है और खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है, और इस काल की सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लाइस्टोसीन एज में हुआ है, और जिसका आप यहाँ पे जो आप एज देख रहे हैं, जो मैं बता रहा था कि 5 लाख वर्ष पूर्व बताई जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की, ठीक है। मानव पर मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ है, जैसे कि हमने देखा हुआ कितना है, 5 लाख वर्ष पूर्व है, और इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा आदि का उद्भव हुआ है। ध्यान रखना, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। गाय, हाथी, घोड़ा, ये सारे क्वेश्चन पूछता है ऊपर से। आप देखोगे 90s के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछता है, गाय, हाथी, घोड़ा, धान की भूसी कहाँ मिली हुई है, हल कहाँ मिला हुआ है। अब तो कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तो क्या किया कि जो हमारे मॉडर्न एज में इस समय जो है जो दिक्कतें है ना, वह उसको रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पानी की समस्या है, तो धौलावीरा की बात कर ली हुई थी 2021 में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछता है 2021 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि धौलावीरा में क्या पानी निकास की उचित व्यवस्था थी, ऐसा कुछ करके पूछा हुआ है। क्योंकि आप देखोगे ना, बाढ़ के तमाम सारे जो क्षेत्र बनते जा रहे हैं शहरों में, ठीक है, तो वहां पे धौलावीरा कैसा है, नगरीय वो था, एक तरह का नगरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी नगरी थी, तो नगर का ही तो है वो एक तरह से एरिया धौलावीरा।
तो वहां पे पूछ दिया कि भाई बताओ वहां पे क्या जल निकास की उचित व्यवस्था थी कि नहीं। जल निकास की सबसे उचित व्यवस्था कहाँ पे थी, धौलावीरा है, इसके बाद में मोहनजोदड़ो दिया था, हड़प्पा दिया हुआ था, ऐसे नाम दे दिए हुए थे, ठीक है। और एक और दिया था, कोई नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो ध्यान रखना धौलावीरा की बात हो रही थी, ठीक है। तो वहां पे ये देखो अभी जो मैं बता रहा था, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों को उजागर होने के पश्चात मानव की उपस्थिति जो है ये बता रहे हैं कि 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। पूर्व पूरा पाषाण काल के दौरान जलवायु में हुए परिवर्तन एवं मनुष्य द्वारा बनाए गए औजारों की उपलब्धता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। तो ये जो पूरा पाषाण काल है जो कि 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे थे, हमने बताया था 3 भागों में इसको बांटा जाएगा। क्यों बांटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना जलवायु परिवर्तन हुआ है कुछ, ठीक है। उसी हिसाब से क्या है, मानव ने अपने बसाव के लिए और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ अपने में चेंजेस किए हुए, परिवर्तन किए हुए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं हम लोग बात करने वाले हैं। और औजारों में भी चेंज किया हुआ है, जैसे कि पहले बड़े बड़े औजार बनाते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्या ना वो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करने लग जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम करने लग जाए। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जो हम लोग अभी इसके बाद में 2 मेजर हमारे पास में रहेंगे उनकी भी बात करने। तो सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, ये किसका हिस्सा है, पुरा पाषाण काल का हिस्सा, ठीक है। पुरा पाषाण में निम्न पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल में मध्य पुरा पाषाण काल और पुरा पाषाण में ही उच्च पुरा पाषाण की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 फेज में डिवाइड किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। निम्न पुरा पाषाण काल, इसका अधिकांश भाग जो है हिमयुग से संबंधित, अर्थात पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहा होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कुछ ही एरिया रहे होंगे जहाँ पे जो बर्फ है वो नहीं रही होगी, अर्थात ये पूरी तरह से कैसा है, हिमयुग है, ठीक है, हिमयुग है। और इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण देख लो, हस्त कुठार, ठीक है। हस्त कुठार की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से आप देख रहे हो ये ऐसे पकड़ के, ठीक है, कूटने वाला इस तरह से हस्त कुठार, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, हैंड एक्स। कुल्हाड़ी समझ रहे हो ना, कुल्हाड़ी टाइप का कुछ रहा होगा। इसके बाद में विदारणी की बात हो रही है, क्लेवर की बात हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से रहा होगा। ये विदारणी एक नाइफ भी आती है, चाकू भी आती है, जिसको देखो बड़ा जो बड़ी चाकू होती है, चिकन कौन कौन खाता है, वो जिससे काटते हैं ना, देखा होगा आपने उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का रहा होगा, मतलब नुकीला रहता है इस तरह से, एक तरफ मतलब नुकीला रहता है, ठीक है, और ऊपर जो है वैसा नुकीला नहीं रहता है, इसको बोलते। तो ये सारे यहाँ पे खंडक, चॉपर, ये इस तरह का यहाँ पे इस तरह का शेप रहेगा और इसको पकड़ के ऐसे मारने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो इस काल में ये था, ध्यान रखना, हिमयुग है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, इसमें जो ये औजार हैं ये याद रखने हैं। और इस काल में उपकरण निर्माण में अधिकांश क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया। सब कैसे है, ये क्वार्टजाइट पत्थर है, ठीक है, चिकने पत्थर होते हैं, इनको क्या किया जाता था, नुकीला किया जाता था, ठीक है। और इस काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। बाद में इसका स्थान जो है सल्क उपकरणों ने लिया हुआ है, जो तकनीकी विकास का देता है, अर्थात पहले क्रोड उपकरण थे, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, कुछ वहां पे मॉडिफाई कर दिया गया है और क्या है, सल्क उपकरण यहाँ पे बना दिए गए, ठीक है। मतलब आसानी से आप पकड़ सको, आसानी से आप क्या कर सको, आप शिकार कर सको, ठीक है। मतलब एक अच्छी पकड़ मजबूत करने के लिए यहाँ पे चेंजेस किए गए। तो ये क्या है, निम्न पुरा पाषाण का। इसमें हमें 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है और दूसरा हमें ये ध्यान रखना कि क्वार्टजाइट पत्थर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। बाकी इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अगर पूछेगा वहां से तो एक स्टेटमेंट कोई दे देगा, बाकी किसी दूसरे काल का स्टेटमेंट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीजें हैं, यहाँ पे देखो तमाम सारी चीजें। इस काल में अधिकांश बड़े जानवरों का शिकार किया जाता, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों का शिकार नहीं किया जाता था। जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे बड़े जानवरों में क्या रहा होगा, बड़े जानवरों जैसे मछली का ज्ञान तो नहीं था उस टाइम तक, तो हो सकता है कि हाथी रहा हो, ठीक है, घोड़ा रहा हो, जैसे कि अभी आप देख रहे थे वहां पे हाथी घोड़ा रहा हो, ठीक है, गाय का हो सकता है शिकार करते हो, या जो भी जंगली जानवर थे बड़े बड़े उनका शिकार किया जा रहा होगा, जो भी अभी हमने देखे हुए थे वहां पे, ठीक है। जो भी हमने देखे हुए थे, गाय था वहां पे, घोड़ा था और वो तमाम सारी चीजें। इन उपकरणों को मूल रूप से चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति बोलते हैं। अब ये क्या है, देख लो, इसको हमने लिख दिया है, जैसे कि आप मुझे लग रहा था कि ये समझ नहीं पाओगे। चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए और इसी कारण से सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये इसको मिला के इस तरह को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको क्या बोला, चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति को हम लोग क्या बोलते हैं, सोहन संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये पंजाब के सोहन घाटी में ये संस्कृति पनपी हुई थी। और ये जो सोहन घाटी कहाँ पे है, ये पंजाब वाला कौन सा एरिया है, पाकिस्तान वाला, हमारा पंजाब नहीं है। दो पंजाब है ना, एक तो पाकिस्तान में पंजाब है, एक भारत में भी पंजाब है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये इसको ये भी कहा गया, ये क्या है, क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पत्थर के टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहे जाते हैं, ठीक है। वही चिकने पत्थर जो है इकट्ठा करके फिर उनको क्या किया जाता, धार दिया जाता था शिकार करने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए, ओके। और इनका आकार प्रकार जैसा क्या था, गोल मटोल टाइप का, वैसे ही गोल, फिर हम उसको क्या करते, काट के बनाते। हैंड एक्स संस्कृति जैसे दो वर्गीकरण के तहत भी इनको रखा गया है, अर्थात एक तो चॉपर चॉपिंग पेबुल विधि है और दूसरा जो है हैंड एक्स, ठीक है। हैंड एक्स जैसे उपकरणों की प्राप्ति सर्वप्रथम आधुनिक चेन्नई के निकट अतिरपक्कम तथा वाद मदुरई, ये मदुरई वाला जो एरिया है ना, अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें, ये वाला मदुरई वाला एरिया, ठीक है, सॉरी ज्यादा ऊपर हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये मदुरई वाला एरिया, ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिले हुए हैं। इसको खोजा किसने है, 1963 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट ब्रासफुट ने हैंड एक्स को प्राप्त किया हुआ था, मतलब जो पत्थर था ना वो हैंड एक्स, ठीक है, उसको प्राप्त किया हुआ था, तो वहां से पता चला। इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं होती, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे पास में रहेगा कि अभी तक कैसे हैं, ये शिकार ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक पशुपालन का इनको ज्ञान नहीं है। और यद्यपि इन्हें अग्नि का ज्ञान था, तथापि वे अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे, ठीक है, मतलब कैसे जलानी है आग जो है ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ उनको लग रहा था कि कोई ऐसी चीज होती है, क्योंकि भाई गर्मी कहाँ से आ रही है उनको पता चलता था, लेकिन कैसे पैदा हो रही है ये नहीं पता चल रहा था, ठीक है। तो अभी अग्नि पशुपालन नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे अग्नि का ज्ञान तो था, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना ये उनको पता नहीं था। ये हम कब की बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाषाण काल में ही पुरा पाषाण की बात कर रहे हैं। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ये फलक संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे मध्य पुरा पाषाण काल। अब ये कैसी है, फलक संस्कृति है हमारे पास में, ठीक है, फलक संस्कृति। मध्य पुरा पाषाण काल में उपकरणों या हथियारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और उपकरण निर्माण के लिए क्वार्जाइट की जगह अब जैस्पर और चट पत्थर, ठीक है, कुछ चट पत्थर मतलब थोड़ा वैसे आप कह सकते हैं कि इनको नुकीले बनाने में ना आसानी हो जाती है, ठीक है, जैसे चिकने पत्थर को हम लोग काटते थे, लेकिन अभी क्या किए गए हैं चट पत्थर या चकमक पत्थर, जिससे क्या आप जानते हो आग भी जलाई जा सकती है। कुछ ऐसे खुरदुरे होते हैं ना जिससे आग भी जलाई जा सकती है, वो देखो बियर ग्रिल्स का वो देखते हो कभी, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें वो घूमता रहता है, उसमें क्या करता है वो आग जलाता है ना ऐसे करके, उसी को बोलते हैं चट पत्थर, समझे। कभी कभी देखा नहीं देखा कभी बेयर गिल्स का, देखो वो काफी मैन वर्सेस वाइल्ड में घूमता रहता है ना जंगलों में, कहीं अटाकामा कहीं अलग वेलीज के जंगलों में घूमता रहता है, ठीक है, तो वो ऐसे पत्थर का प्रयोग करता है, ठीक है, जिससे कि आग भी आसानी से जलाई जा सके, और उनको जो है हम मतलब चिकना खुरदुरा करने में जो है उसको अच्छा करने में मतलब हमें समय कम लगे, तो ऐसी खोज हो रही है यहाँ पे। और इस काल में शल्क उपकरणों की प्रधानता थी, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जा सकता है, ठीक है। हैंड एक्स की जगह चॉपर, चॉपर मतलब समझ रहे हो वही काटने के औजार की प्रधानता, अर्थात काटने के, ऐसे पकड़ के काटने के औजार की प्रधानता इस काल में देखी जा सकती है। और इस काल तक प्रमुख स्थल अब उत्तर पश्चिम से खिसक कर प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर आ गए हैं, और ये उत्तर पश्चिम में उपयुक्त कच्चे माल की कमी। अब जो एरिया है, अगर हम यहाँ पे भारत का मैप इस तरह से ड्रॉ हो सकता है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, अब यहाँ से ये जो एरिया है ना, यहाँ खिसक के कहाँ पे आ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में आ जा रहे हैं इस जगह पे। और ये आ क्यों रही, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये कच्चा माल जो है अब यहाँ पे कमी हो रही है। उत्तर पश्चिम ऐसे अगर काट दें तो एरिया आप दिशा समझते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी कच्चे माल की कमी हो रही है, तो ये लोग खिसक किधर रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की ओर खिसक रहे हैं, ठीक है। तो ये संस्कृति धीरे धीरे यहाँ पे खिसक के आ रही होगी। ये कब हो रहा है, ये मध्य पुरा पाषाण काल में हो रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो ये ऐसा है यहाँ पे, ये अपना इनका रुझान है। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निवासा, ठीक है, और इसके बाद में आप देख रहे हैं ये निवासा है,
कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है, समझ रहे हो ना? एक बार देख लो भाई कैसे कैसे, स्टेट तो पता होंगे सबको। ये वाला महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद में ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्रा है, इसके बाद में तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये वाला जो एरिया है ये उड़ीसा है, ठीक है। इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल है। ऐसे ऐसे देख लेना, मैं बताता रहूँगा। इस काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये स्थल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन स्थल कहाँ पे डेवलप हो रहा है, किस एज में डेवलप, किस काल में डेवलप हो रहा है, ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछने लग गया अब, ठीक है। निवासा जो है ये कब का है? मध्यपुरा पाषाण काल का है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब का है, तो पूरा पाषाण काल भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम पूरा पाषाण काल में 3 फेज में पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा पाषाण काल भी ध्यान रखना, या मध्यपुरा पाषाण काल, ठीक है। एक्चुअल पढ़ेंगे तो मध्यपुरा पाषाण काल, और अगर यूपीएससी ऐसे सीधे सीधे पूछेगा तो पूरा पाषाण काल। तो निवासा काल, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। बेलन घाटी, बेलन घाटी में दिख रही है, ठीक है। तो ये बेलन घाटी यहाँ पे, ये इस तरह से आ रही है, कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है, बेलन घाटी, या आप एमपी से लगा हुआ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। सिंहभूम जो कि झारखंड में लिखा ही हुआ है, ठीक है। और भीमबेटका, ये भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में कहीं पे लिख रहा है भीमबेटका, एमपी में, लेकिन फिर भी भीमबेटका की जो चित्रकारी है उसको कब का माना जाता है? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का माना जाता है, ठीक है। चित्रकारी सबसे पुरानी वही है, ठीक है, सबसे पुरानी वही है। तो हमें एक आइडिया लगा के रखना है। देखो आइडिया लगा के रखना है कि कई बार ये पूछा जाता है, वो मध्य पाषाण काल की बात करता है, पूरा पाषाण काल की बात नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की पेंटिंग है, अनुमान अभी सही लगाया नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भीमबेटका, यहाँ पे इस जगह एरिया रहेगा आपका। अगर हम यहाँ पे, ये चंबल है, ये जो एरिया है कुछ इस तरह से यहाँ पे रहेगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। कृष्णा घाटी कर्नाटक में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये कृष्णा घाटी इस तरह से कर्नाटक है, ये कृष्णा घाटी है, ओके, लिख भी रहा है, ओके। और इसके बाद में और भी एक बार देख लेंगे, यहाँ पे जितने भी हैं ये सब देख लेंगे। ये सब कब के हैं? ये पाषाण काल के हैं, ठीक है, ये कब के हैं? पाषाण काल के हैं, ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। डिडवाना भी है, कहाँ पे? राजस्थान में, चित्तौड़ राजस्थान में, चंबल घाटी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 जगह मिल रही होगी चंबल घाटी। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, एमपी में और राजस्थान में भी, ठीक है। इसके बाद में निवासा देख लिया है, पालवरम भी देख लिया। पालवरम कहाँ पे है? ये पालवरम ये तमिलनाडु में है, इसको भी हम लोग देख रहे थे। अतिरपक्कम ये भी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और बदमुद्रई ये भी हम देख रहे थे अभी, कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारे के सारे एक चीज ध्यान रखना, बाकी एक लोग देख लेना, पढ़ लेना। थोड़ी सी और यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। इस काल में भी मानव शिकारी एवं भोजन संग्राहक ही था, परंतु यह गुफाओं में वास करने लगा था। सबसे खास बात है, ठीक है, कि अब जो है ये गुफाओं में वास करने लग गया है। और इस काल में अग्नि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल एवं अंत्येष्टि का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो ये खास चेंज हो रहा है, कब हो रहा है? ये मध्यपुरा पाषाण काल में, ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल में बात हो, ठीक है। मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल प्रायः संपूर्ण देश से संबद्ध है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोदावरी नदी पर स्थित निवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। और मध्यपुरा पाषाण संस्कृति का एक भाग मुस्ता संस्कृति या मुस्तारी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जगह है, मुस्ता संस्कृति, और ये जगह के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जो प्लेस है वहां पर। तो ये क्या, कहाँ पे है? ये किसको बोला जा रहा है? मध्यपुरा पाषाण काल को बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्लेसेस देख लिए हुए। कुछ और भी है यहाँ पे। निम्न पाषाण कालीन संस्कृति की बात करें, ओल्ड वन संस्कृति होमो हैवलिस के समय अब तक ज्ञात प्राचीनतम निम्न पाषाण कालिक संस्कृति है। और ये तमाम सारे यहाँ पे अनुमान लगाए गए, एक बार देख लेना, ठीक है। अलग अलग नामों से इनको बताया गया है। हो सकता है आपसे पूछ दे, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ दे, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये तमाम सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है, तमाम सारी इसमें संस्कृतियां दी गई, ओके। एक बार पढ़ लेना। हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, पढ़ लोगे कि नहीं? आपको मिल जाएगा इस तरह का, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नपुरा पाषाण काल को और किन संस्कृतियों के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपको क्या करेगा? दे देगा,
इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दे देगा, तो आप इसको ध्यान रखना। ओके, चलो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। महत्वपूर्ण स्थल हमने देख लिए हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब देख लिए हुए ना हमने। सोन घाटी, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। कहाँ पे है ये सोन घाटी? कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है। हाँ, बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश हम देख चुके हैं। हाँ, आदमगढ़ ये एमपी में, भीमबेटका एमपी, नेवासा महाराष्ट्र, गोदावरी, तो ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी है दक्षिण भारत में, आप देख लो कोरत्याल घाटी है। हाँ, इसके भी हम लोग बात कर चुके हैं। ये सारे के सारे अभी हम लोग कहाँ देख चुके हैं? मैप पे देख चुके हैं, इस वजह से आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मैप पे हम लोग देख चुके हैं। ओके, चलो भाई, उच्च पुरापाषाण काल, ये सबसे लास्ट फेज है। यह काल हिमयुग की अंतिम अवस्था का था, जिसके कारण जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई है, और इस काल में हथियारों और उपकरणों में तक्षणी तथा खुरचनी की प्रधानता देखी जाती है। खुरचनी समझ रहे हो? खुरपी टाइप की जो होती है, हाँ वही, ठीक है, इसकी प्रधानता हो रही है। अस्थि उपकरणों की शुरुआत इस काल की मुख्य विशेषता है, ठीक है, अर्थात जो हड्डी है ना, हड्डी के भी औजार बनाने लग गए थे। अब जो भी बड़े जानवर थे, उनकी जो हड्डियां होती थी, ठीक है, उनसे भी अब औजार बनने लग गए, ठीक है। तो अस्थि उपकरण जो है इस समय शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, और सबसे पुरानी चित्रकारी इसी काल में देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका में चित्रकारी के साक्ष्य इसी काल के हैं। अब मैं बता रहा था आपको कि ये पुरापाषाण काल और इसके बाद में मध्यपाषाण काल। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ये मध्यपाषाण काल की पेंटिंग है, हाँ, लेकिन इसकी खोज जो है कहा जाता है कि पुरापाषाण काल में ही हो जाती है, पुरापाषाण काल में हो जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं होने की वजह से आप ध्यान रखना कि कई बार जो है मध्यपाषाण काल बोला हुआ है उसने, ठीक है, यूपीएससी में, या यूपीएससी नहीं पूछा, यूपीएससी तो यही पूछता है, यही सीधे तौर पर। स्टेट पीसेस वाले गड़बड़ करते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि ये जो भीमबेटका की चित्रकारी, इसकी खोज जो है वो कब की गई है? ये पुरापाषाण काल में की गई, ठीक है, मध्यपाषाण काल में नहीं की गई है। अगर आपके पास में स्टेटमेंट आता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग अपनी आंसर की में चेंज करते नहीं है और क्वेश्चन हटा देते हैं, ये इनकी संस्कृति है स्टेट पीसेस वालों की। तो ध्यान रखना, सही क्या है? पुरापाषाण काल में भीमबेटका चित्रकारी। प्रथमतया हरे और गहरे लाल रंग का उपयोग इसी काल में देखने को मिलता, अर्थात हमको क्या पता होना चाहिए कि रंगों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वो कब हो रहा है? उच्च पुरापाषाण काल में होने लग गया है, ये फैक्ट है, ठीक है। और इसके बाद में देखने प्रमुखता से देखेंगे तो इन चित्रों में भैंसे, हाथी, बाघ, गैंडे और सुअर का चित्रण दिखता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी है कि जो रंगे जा रहे हैं ना इसमें, ये जो भीमबेटका चित्रकारी है ना, आप कभी आपने देखा, नेट पे देखा है इसको? कभी नहीं देखा है? देखना, तो यहाँ पे ये सब ऐसे बने रहे होंगे, यहाँ पे भैंसे भी रहे होंगे, हाथी, बाघ, गैंडे, सुअर, और यहाँ पे युद्ध करते हुए, चाकू चलाते हुए और शिकार करते हुए तमाम सारी चित्रकारी यहाँ पे की गई है। एक गुफा है बड़ी सी, उसी में चित्रकारी करी गई हुई है, ठीक है, अंदर। और वो इतने अच्छे पेंटिंग करी गई है कि आज तक ना तो उसमें सीलन आई हुई है, ना तो उसमें कुछ हुआ है, वैसे की वैसे ही है अभी भी, ठीक है। तो इतनी मजबूती, पता नहीं कौन सा रंग प्रयोग किया गया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से चित्र है खास ध्यान रखना। जो मुख्यतः है, भैंसे हैं, हाथी हैं, बाघ है, गैंडे और सुअर है। अगर पूछा जाएगा तो आपको यही पूछ दिया जाएगा, नहीं तो बाकी तो नहीं। और फूल पत्ती भी है उसमें, फूल पत्ती भी है, जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो हमने तो पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, फूल पत्ती भी वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इस काल में मानव का जीवन पशुओं और पेड़ों पर ही निर्भर था, लेकिन अब जो है वह छोटे छोटे समूहों में रहने लगे हुए थे। अर्थात एक चीज और यहाँ पे चेंज क्या हो रही है कि अब लोगों का समूहन हो रहा है, अर्थात संगठन बनने की या ग्रुपिंग होने की कुछ ऐसी गुंजाइश यहाँ पे बन रही। कब से हो रही है? उच्च पुरापाषाण काल से। और इसके लिए इसके चित्रों द्वारा स्पष्ट होता है, जो चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं ना, उससे स्पष्ट हो रहा है। विश्वव्यापी संदर्भ में इस संस्कृति को दो विलक्षणताएं प्रकट होती है, ठीक है। क्या क्या है देख लेते हैं भाई। सबसे बड़ी बात, नए चकमक उद्योग की स्थापना। चकमक पत्थर किस वजह से यूज किया जाता है? आग जलाने के लिए, अभी तो बताया था हमने। बेयर ग्रिल्स क्या करता है, वो ऐसे रगड़ता रहता है ना, ऐसे ऐसे करता है तो आग चिंगारी फटती है, तो वैसे, ठीक है। नए चकमक उद्योग, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, बड़े पैमाने पर अब आग का ज्ञान हो जाएगा इनको। और आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय यहीं से हो जाता है, ठीक है।
होमो सेपियंस का उदय यहीं हो जाता है, जो आधुनिक मानव है। मैं बता रहा था कि पहले कैसे थे, बहुत बहुत ठीक से काम नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे, क्योंकि टेढ़ा था उनका शरीर, ठीक है, पूंछ भी हुआ करती थी कई लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सीधे हो गए मानव पूरी तरह से, ठीक है, उनकी रीढ़ भी सीधी हो गई और अब दिमाग भी खुलने लग गया है, ठीक है। बेलन घाटी स्थित लोहंदा नाले से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। ध्यान रखना, ये कहाँ पे बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, दिखा था ना अभी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पाषाण काल से संबंधित अनेक संस्कृतियों की खोज की जा चुकी है। उदाहरण के लिए बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, औरंगनेसी संस्कृति, ब्लेड और तक्षणी थी यहाँ पे, और पेरिगार्डियन संस्कृति, ये फलक और चाकू का प्रयोग होने लगा था, और इसके बाद में सूत्रिनियन संस्कृति जो है, ये एकांधित वेधनी थी यहाँ पे, वेधन वाली, जो इस तरह से नहीं होती है, वो देखो सुजनी टाइप की जो होती है, इस तरह से नहीं, जिससे टुकनी भी नहीं जाती है, समझ रहे हो, हाँ उसी तरह का। और मगधालियन संस्कृति, वेदनी और मत्स्य भाला, मतलब वही सुजनी छोटी सी और भाले का भी प्रयोग, भाई सुजनी से ही तो भाला निकला हुआ है, ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पे अब प्रयोग हुआ। मत्स्य भाला मतलब वो पानी में जाके नहीं है, एकदम बियर ग्रिल्स भी वैसे भी करता था, वो भाला बनाता था, किसका, लकड़ी का भाला बना के वो समुद्र में जाके वो खोजता है ना, तो उसी तरह का यहाँ पे प्रयोग होने लग गया। ओके, तो ये सारी संस्कृतियां यहाँ पे, तो ये तमाम सारी यहाँ पे जो आप कह रहे हैं यहाँ पे अनेक संस्कृतियों की खोज हुई है, ये यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे दी गई है, और उदाहरण भी हमने यहाँ पे देख लिए हुए, ठीक है। तो हमें याद क्या क्या रखना है, हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ठीक है। बड़ा बदलाव है, तो इसमें हमें एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, दूसरा पॉइंट याद रखना, और इसमें तो यार सारे पॉइंट याद रखो, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे एक्चुअल में पॉइंट वही दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने सब गार्बेज कलेक्शन हटा दिया हुआ है, पूरा सारा का सारा पूरा नोट्स बना के हमने आपको बताए हुए हैं, इसमें सारा का सारा नोट्स हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी से इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसमें पूछी जा सकती है। तो इसमें आप देख लेना 3 पॉइंट तो खास ध्यान रखना ये वाले, ठीक है। और इसके बाद में जो है जो हमें ये तो पता ही चल गया, क्योंकि ये बहुत यूनिक है, होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव के यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज इसको ध्यान रखना आप, इसमें यार देखो क्या आप अटपटे क्वेश्चन पूछ रहा है, तमाम सारे सीधे सीधे क्वेश्चन जो है तमाम सारे पूछ चुका है, लेकिन अब जो है अटपटे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, चलो भाई, तो हमने इसमें तीनों संस्कृति की बात कर ली हुई है, जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे थे, उसमें 3 फेज हमने पढ़े हुए हैं, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है, ठीक है। कौन कौन से हैं, हाँ, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है, तीनों। इसके बाद में मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। इसका एज कब से कब तक है, 10,000 से लेके 4,000 तक का है, ठीक है, 4,000 तक का है, तो माना जाता है यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, ठीक है। संक्रमण समझ रहे हो, बड़ा बदलाव हो रहा होगा वहां पे, हाँ, बदलाव वाली स्थिति है। इस काल तक ताप क्रम में वृद्धि के कारण पशु पक्षी पेड़ पौधों की प्रजातियों में भी परिवर्तन आने लग गया था। तो परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं, बड़े पैमाने पर। पत्थर के परिष्कृत औजार हड्डी के उपकरण का भी मिलना इस युग से प्रारंभ हो गया था। अब जान रहे हो, बिल्कुल फर्निश औजार थे, एकदम से बढ़िया से, एकदम से चिकने मुकने, एकदम से बढ़िया से, कि हम जैसे नहीं ऑटोमेटिक टाइप के बोलते हैं, तो वो अपने तरफ से ऑटोमेटिक बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे। बढ़िया मतलब परिष्कृत जो है पत्थर के औजार यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गए थे, हड्डी के औजार भी अच्छी तरह से परिष्कृत किए गए थे, ठीक है। तो बड़े बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे, बड़े बदलाव हो रहे हैं। पत्थर के स्थूल हथियारों का स्थान अब छोटे छोटे उपकरणों ने ले लिया था, अर्थात बड़े ऐसे पत्थर थे जिनको चलाना मुश्किल होता था, अब उसकी जगह छोटे छोटे औजारों का निर्माण किया जा रहा है। और इस काल में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन तीर कमान का विकास हो गया था, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, तीर कमान, तो देख लो कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से एज चेंज हो रही है, जैसे एरा चेंज हो रहा है, उसे मानव भी अपने आप को डेवलप करता जा रहा है। तीर कमान दूर से ही मारना है, ठीक है, जिसके कारण शिकार करने की तकनीकी में भारी परिवर्तन आया हुआ है। और इसके कारण अब केवल बड़े जानवर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे जानवर, पक्षियों का शिकार एवं मछलियां भी पकड़ी जाने लगी थी। ये खास बात है यहाँ पे, अभी तक मछली के पकड़ने का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला हुआ था, लेकिन मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े जानवर के साथ में छोटे जानवर के साथ इसके बाद में मछलियां भी पकड़े जाने लगती हैं, अर्थात पक्षियों का भी शिकार यहाँ पे किया जाने लगता है, ठीक है। तो पक्षियों का शिकार कैसे, ये इनके पास में आ गया था, तीर कमान दूर से ही मारना है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थरों से निर्मित थे
और इनकी लंबाई जो थी 1 से 8 सेंटीमीटर के मध्य आकी गई है। और इन उपकरणों को माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोलिथिक मतलब माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक लिथिक मतलब क्या, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। कितना है 1 से 8 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एरा भी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है, स्टेट में पूछा जाता है, यूपीएससी में नहीं पूछा। माइक्रोलिथिक एज किसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं। ओके, तो ये सारे यहाँ पे बदलाव हुए। हमें पॉइंट कौन कौन से याद रखने, सारे पॉइंट याद रखो, क्योंकि ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है नहीं, एक बार पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। ओके, आगे क्या हो रहा है, भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण प्राप्त हुए। अभी तक पेंटिंग वहां पे खोजी गई थी, लेकिन मानव अंत्येष्टि जो है भीमबेटका चित्रकारी करी गई, मतलब वहां पे आप बहुत सारी पेंटिंग है। मानव अंत्येष्टि मतलब वो सैया पे लेटा हुआ है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह से लेटा हुआ है। ठीक है, तो मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण जो है ये भीमबेटका से ये मिलने लगते हैं। ठीक है, कहाँ पे भीमबेटका, एमपी में। ठीक है, हाँ, इन गुफाओं की खोज जो है ये 1958 ईस्वी में वाकड़कर ने किया हुआ था। और भीमबेटका से मृद भांडों की प्राप्ति नहीं हुई, खास ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी मृद भांड नहीं प्राप्त हुआ। मृद भांड जानते हो किसको बोलते हैं, वही जो गगरा होता है, मटका होता है उस तरह का, चीनी मिट्टी का बना होता है, या वैसी मिट्टी को बना के पकाए जाते हैं, उस पर पेंटिंग भी करी जाती है। ठीक है, तो ये अग्नि का उपयोग मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है। ठीक है, इसका बड़े पैमाने पर अग्नि का उपयोग होने लगा था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और मानव अंत्येष्टि की विधि इस काल की विशिष्ट पहचान है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से मिले हुए। अर्थात अब इनको ज्ञान होने लग गया हुआ था कि अब हमें पशुपालन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मांस पर निर्भर रहना अब उचित नहीं है, तो इन्हें क्या करने लग गए थे, ये पशुपालन करने लग गए थे। और अंत्येष्टि की विधियां जो है, मानव अंत्येष्टि की जो विधियां हैं वो भी बदलने लग गई थी। ठीक है, पहले पता लगे कि ऐसे ही छोड़ देते थे, अब दफनाने भी लगे होंगे, अब हो सकता है कि जलाने भी लगे हों। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। और इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण थे ब्लेड, क्रोड, नुकीला औजार, त्रिकोण अर्थात तीर के अग्रभाग में उपयोग किए जाने वाला। ठीक है, वो समझ रहे हो, किसने किसने महाभारत देखी हुई है, उसमें तीर देख रहे हो कैसे आते थे, नुकीले टाइप के। वो तो बस वही सारी चीजें यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं। नव चंद्राकार पाषाण उपकरण। ठीक है, नव चंद्राकार ऐसे इस तरह से बने रहे होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, मध्य पाषाण काल युग में औजार बनाने की तकनीकी को क्या बोला गया, फ्लूटिंग बोला गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना। फ्लूट हालांकि बांसुरी होती है, फ्लूट मतलब बांसुरी होती है ना, लेकिन फ्लूटिंग विधि बोला गया है। जो भी ये औजार बनाए जा रहे हैं, जैसे ब्लेड है, क्रोड है, नुकीले औजार है, त्रिकोण के तीर जो बनाए जा रहे हैं, वो सब कैसे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो विधि प्रयोग किया, इसको क्या बोला जा रहा है, फ्लूटिंग विधि। तो फ्लूटिंग विधि किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, बस इतना याद रखो। आगे यहाँ पे भी कुछ दिए गए होंगे, ध्यान रखना। ये मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं, जैसे बागौर राजस्थान, सरायनहर ये उत्तर प्रदेश में है, मादाहा उत्तर प्रदेश, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश है, संगनकल्लू कर्नाटक में है। ठीक है, सरायनहर और मादाहा ऐसे स्थल है जहां से प्रथमतया स्तंभ गर्त पाए गए हैं, अर्थात स्तंभ गाड़ कर छत बनाई गई है। ठीक है, स्तंभ गाड़ कर छत बनाई गई। तो पहले कैसे पहले तो ऐसे ही रहते थे, हो सकता है पेड़ों पे रहते हो, फिर बाद में आप देख रहे हो गर्त निवास करने लग गए, नीचे गड्ढा खोद के रहने लग गए। अब क्या कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि छत बना के रहते हैं। ठीक है, छत बना के रहते हैं, तो तमाम सारे चेंज हो रहे हैं। अब ये एक बार देख लेना, मैं बता दूंगा। सराय नहर से मानवीय आक्रमण युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थात पहले ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है सराय नहर से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ कहाँ पे एक बार देख लो, सराय नहर, ये महदाहा और दमदमा, ये सारे कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में। और ये कौन से काल के क्षेत्र हैं, मध्य पाषाण काल के। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में और भी यूपी का एरिया है, लिखैया है, मोरहना है और बघीर खोर, ये सब आप देख रहे हैं कहाँ पे, ये भी उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। इसके बाद में मेजा है, करछना है और चोपानी मोंडो है, ये सब कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखना, स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि कई बच्चे पूछते थे कि स्टेट वाला कराओ, तो हमने कुछ कराया हुआ था, तो ये इस तरह के यहाँ पे पूछे गए हुए हैं। ठीक है,
सामर झील वाला एरिया आप जानते हैं, बागौर आप जानते हैं राजस्थान में है, ठीक है। लंगनाज भी यह कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। आदमगढ़ एमपी में है, ठीक है। संगनकल्लू ये कर्नाटक में है ऊपर। इसके बाद में ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। तिरुनेलवेली कहाँ पे, ये यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारी चीज देख लेना। भागलपुर में भी है, भागलपुर भी एक कैसा है, भागलपुर भी एक मध्य पाषाण कालिक क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बाद में बिरभानपुर, इसके बाद में पलामू, ठीक है, ये और नागार्जुन कोंडा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये भी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ओके, तो बात समझ आ गई। ये सारे हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कई जगह पूछे जाते हैं। अब जिस तरह का दौर चल रहा है ना, आप यूपीएससी वाला देखो तो वहां पे भी ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आगे एक चीज और देख लेते हैं, नौ पाषाण काल की, इसके बाद में हम लोग फिनिश करते हैं इसको। इसके बाद में कल सिंधु घाटी सभ्यता। नौ पाषाण काल, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नौ पाषाण काल से मानी जाती है, ठीक है। अर्थात भारतीय महाद्वीप में, ठीक है, अलग अलग जगह तो हो रही है, लेकिन भारतीय महाद्वीप में आरंभिक कृषि और पशुपालन कब से स्टार्ट हो रहा है, नौ पाषाण काल से। और नौ पाषाण कालीन संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृति की तुलना में अधिक विकसित दिखती है और इस काल तक मानव कृषि कर्म से पूरी तरह परिचित हो चुका था और उसने पशुपालन के साथ कृषि कर्म को भी आजीविका का सहारा बना लिया हुआ था, ठीक है। तो पशुपालन के साथ में कृषि, ठीक है, ये दोनों एक साथ कब करने लग गए, ये नौ पाषाण काल से शुरुआत हुई है, ठीक है। हो सकता करते होंगे लेकिन अलग अलग करते होंगे। हालांकि कृषि के साक्ष्य तो देख लो पहले से ही नहीं मिले हुए हमें, कृषि के साक्ष्य तो अभी से मिल रहे हैं। और इससे पहले की बात करें तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे मध्य पाषाण काल की, तो वहां से पशुपालन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक साथ दोनों कृषि और पशुपालन वो नहीं होता। वो कहां से हो रहा है, नौ पाषाण काल से हो रहा है, ठीक है। और ये लास्ट स्टेज है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 6 या 4, हम लोग कब से गिनेंगे, 4 से 2 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और 2 से 2.5 के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, ठीक है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। और फटाफट एक चीज और कर लेते हैं। इस काल की विशेषता को देखते हुए गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने इसे नौ पाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी हुई है। और नौ पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये जॉन लुआक ने किया हुआ था। ऐसे स्टेटमेंट कई बार स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, बड़े अंदर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नौ पाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, जॉन लुआक ने किया हुआ है। और इनकी अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया था, ठीक है, प्री हिस्टोरिक। गाइल्स एंड क्रीट ने नौ पाषाण काल संस्कृति के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों की चर्चा की हुई है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये सारे पीटी वाले हैं, ये सारे प्लिंस वाले हैं, ये आपको यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं और स्टेट में, खासकर हम लोग यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे। कृषि कार्य का प्रारंभ हो गया था, ठीक है। घर्षित पत्थर के पॉलिशदार औजार नौ पाषाण संस्कृति की अनिवार्य विशेषता है। ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो गया था, यहाँ पे मृद भाड़ का निर्माण होने लग गया था, पशुपालन का विस्तार हो गया था। तो ये सारी चीजें नौ पाषाण काल में हो रही हैं। नौ पाषाण काल संस्कृति का भौगोलिक विस्तार देख लो एक बार। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ की बात कर रहे हैं। ये कैसा एरिया है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित मेहरगढ़ इस संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, अर्थात इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अर्थात बलूचिस्तान के मेहरगढ़ वाला जो एरिया, इसी के आसपास जितने क्षेत्र रहेंगे, नाम किसके किसके नाम से जाने जाएंगे, मेहरगढ़ के नाम से जानेंगे। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 तथा जौ की 2 किस्मों के अवशेष मिले हुए। अर्थात मेहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहां से मिलते हैं, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसके बाद में उत्तरी क्षेत्र की बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी 2021 में। ये वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला एरिया है। यहाँ पे ये उत्तर क्षेत्र के नौ पाषाण कालीन स्थल में मुख्यतः कश्मीर घाटी में फैले हुए हैं। और यहाँ पे बुर्ज होम तथा गुप्त खराल मुख्य स्थल है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म का स्थान, और इस स्थल की खोज जो है ये 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की हुई है, ठीक है। तो इस एरिया में कौन कौन से हैं, 2, ये बुर्ज होम है और गुप्त खराल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे गर्त निवास होता है, गर्त निवास होता है। लोग क्या है अभी भी नीचे अब गड्ढा खोद के रहते हैं, ठीक है। विजयराज हेलो। गुप्त खराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, ठीक है, कुम्हार की गुफा, जैसे मैं बता रहा था अभी, कुम्हार की गेफ ऑफ पॉटर, ठीक है। बुर्ज होम नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त विशेषताओं के निम्नांकित बिंदु में से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे वहाँ पे गर्त निवास हो रहा था,
यहाँ लोगों ने जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाए हुए थे। मृद भाड़ों की विविधता की बात करें तो यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण उपकरणों माइक्रोलिथ का अभाव दिखता है और यहाँ के लोग रुखड़े धूसर मृद भाड़ों का प्रयोग करते हैं। रुखड़े समझ रहे हो, चिकने नहीं होंगे, ठीक है, खुरदुरे टाइप के होंगे मृद भाड़, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि उतनी कला नहीं होगी। चिकने मृद भाड़ कब मिलते हैं? बाद में, मौर्य के बाद में मिलते हैं, ध्यान रखना। मौर्यन के बाद में चिकने मृद भाड़ बनाए जाते हैं, बिल्कुल चीनी मिट्टी के, ठीक है, और उस पर बढ़िया सी पेंटिंग की जाती है। अभी तक ऐसे ही मिलेंगे, रुखड़े धूसर मृद भाड़ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो नवपाषाण काल के कुछ साइट्स हैं, एक बार देख लो। यहाँ पे मैं बताता रहूंगा। यहाँ पे जो देख चुके हैं ना, बुर्जहोम, मेहरगढ़ आप देख चुके हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया है, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है? कर्नाटक का एरिया है। जैसे संगल कल्लू है, यहाँ पे मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हलूर है और पिकली हल है। ये सब कहाँ पे है? ये कर्नाटक के एरिया है। ये सब का कौन से काल के हैं? नवपाषाण काल के, हाँ। और इसके बाद में कोल्डी हवा, ये उत्तर प्रदेश में है। महागढ़ा, ये सब कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। और इसके बाद में पंचो, चिरान जो है ये कहाँ पे है? चिरान ये कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, हाँ। इसके बाद में पांडुराज राजी दिवी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और ये जो तीनों है, ये सब कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ओके। उतनूर है, नागार्जुन कोंडा है और कोने ककल, ठीक है। इसके बाद में एक और है पायमपल्ली। ये पायमपल्ली कहाँ पे है? ये मदुरई के आसपास वाला इलाका है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे हैं? ये कब के हैं? नवपाषाण काल के साइट्स हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषता हमने देख ली हुई है। अभी हम लोग विशेषता किसकी देख रहे थे? बुर्जहोम, गुप्त खराल की बात कर रहे थे। कुछ और देख लेते हैं। मेहरगढ़ हम देख चुके हैं, मेहरगढ़ देख चुके हैं, वहां पे जौ और गेहूं मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गर्त निवास है, ठीक है, गर्त निवास है। आगे और कुछ चीजें देख लेते हैं। साइट्स, मध्यवर्ती साइट्स की बात कर रहे हैं। ये नवपाषाणी संस्कृति के मध्यवर्ती क्षेत्र में कोल्डी हवा है, महागरा है और चौपानी मांडो, ठीक है। चौपानी मांडो ये हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। कोल्डी हवा है, महादाहा है और यहीं पे रहेगा चौपानी मांडो। तो ये हालांकि है तो उत्तर प्रदेश वाला एरिया, लेकिन ये तीनों यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं एक साथ। हो सकता है ये नीचे तक आए हों यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है, एमपी की सीमा से लगे हुए हैं, ओके। तो ये सब कैसे? कोल्डी हवा के उत्खनन से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौहकालीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। अर्थात कोल्डी हवा से हमें क्या मिल रहा है? तांबा मिल रहा है और लोहा मिल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोल्डी हवा नामक स्थल से चावल धान उगाए जाने के साक्ष्य मिले हुए जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के पहले के हैं, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व के हैं। तो कोल्डी हवा से कितनी चीजें मिल रही है हमें? तांबा मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, धान या चावल मिल रहा है। और इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कौन सा? कोल्डी हवा। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो प्राचीन, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन खेती जो चावल की हो रही है वो कहाँ पे? कोल्डी हवा में हो रही है। ये कब कौन से काल का स्थल है? नवपाषाण काल का, ठीक है, ओके। महागरा से धान के अलावा जौ की खेती, महागरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, अर्थात धान भी मिल रहा है और जौ की खेती भी साथ में मिल रहे हैं। और चौपानी मांडो के मध्यपाषाण कालीन स्तर से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियां तथा साझा चूल्हे के साक्ष्य मिले हुए। बड़ी जानकारी है, हो सकता है कभी यूपीएससी की मन डोल जाए ना तो ऐसे उल्टे सीधे भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से नोट्स में शामिल किया गया। मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल से नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग किताब देखेंगे तो उसमें तमाम सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और चौपानी मांडो भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और एमपी की सीमा से लगता हो, इस वजह से इसको क्या बोले? मध्य क्षेत्र है, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र है। तो मधुमक्खी छत्ते और झोपड़ियां जैसे जो यहाँ पे चूल्हे के साक्ष्य भी प्राप्त मिले हुए। पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र के नवपाषाण कालीन बस्तियों में चिरांद है, सनुवार है, ताराडीड है, कुचाई है और डायो जल हार्डिंग और पांडु राजार दीवी ये प्रमुख है। ये सब कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया जो रहेगा यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे चिरांद भी मिल रहा है, ठीक है। और भी जो यहाँ पे इसी एरिया में मिलेंगे, इस वाले एरिया में, ओके। अभी यहाँ पे नहीं आए हुए, यहाँ पे नहीं आए हुए, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ऐसा स्थल नहीं मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में जाके मिले जाते, फिर भी अगर मिलता है तो हम लोग देखेंगे। तो ये सारे स्थल कहाँ के हैं? पूर्वी के, पूर्वी क्षेत्र के हैं, ओके।
यहाँ उत्खनन के नवपाषाणकालीन संस्कृति के साथ साथ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिनुवार के उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ के नवपाषाणकालीन किसान चावल, जौ, मटर और कुछ मोटे अनाजों के भी खेती करते थे। अब देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे चीजें हो रही हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में आप कह सकते हैं फसलों में विविधता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो ये तो आपको देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने बता दिया हुआ है, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वो बोलेगा कि पश्चिमी क्षेत्र के एवज में पूर्वी क्षेत्र में फसलों में विविधता है, ठीक है, ये पूछेगा। तो हाँ विविधता है यहाँ पे, देखो तमाम सारी फसलें यहाँ पे की जा रही हैं। ये नहीं पूछेगा चावल, जौ, मटर, मोटे अनाज हो रहे थे, वो ठीक है हो रहे थे, वो स्टेट बेस में। लेकिन यूपीएससी क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल टाइप का कुछ चीजें पूछ लेता है कि आपको कितना ज्ञान है, ठीक है। तो सीधे सीधे तो यहाँ पे विविधता आपको देखी जा रही है कहाँ पे, पूर्वी क्षेत्र में। ये भी नहीं पूछेगा आपसे कि सिनुवार क्षेत्र में ऐसा मिला हुआ है क्या, बोलेगा नहीं, सीधे तौर पे पूर्वी क्षेत्र में फसलों में विविधता पाई जाती है बजाय मध्य क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। हाँ तो पाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। वो अभी हम देख रहे हैं तो वहाँ पे 2 ही फसलें, कहीं 3 फसलें, यहाँ पे तो 4-5 फसलें, अर्थात विविधता पाई जा रही है। पश्चिमी बंगाल में स्थित पांडु राजारबीड़ी तथा आसाम में स्थित, ये देख लो आसाम वाला एरिया भी आ गया है, ठीक है। ये पहला स्थल है, ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि नवपाषाणकालीन संस्कृति क्या नॉर्थ ईस्ट में विकसित थी, हाँ भाई विकसित थी, असम में हमने देखा हुआ है, ठीक है। असम में एक जगह है, क्या नाम है, डायोजल हार्डिंग, महत्वपूर्ण नवपाषाणकालिक स्थल है। और इस क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है स्कंद युक्त कुल्हाड़ियां, गोलाकार छोटे घर्षित कुल्हाड़ियां और रज्जु चिन्हित मध्यभाड़, ठीक है। कुछ रहा होगा लेकिन मध्यभाड़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, रज्जु चिन्हित मध्यभाड़। तो इस तरह का यहाँ पे ये इस तरह से विकास हो रहा है कुछ, ठीक है, अर्थात कुल्हाड़ियों के। इसके बाद में उत्तर की बात कर लेते हैं, उत्तर मध्य की बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः राजस्थान से ये मध्य की बात हो रही है, जैसे कि ये आप समझ रहे हो, ये वाला जो एरिया रहेगा, जैसे राजस्थान वाला है, पंजाब वाला एरिया है, उसको हम क्या बोल रहे थे, नॉर्थ वेस्ट बोल रहे थे। लेकिन ये उत्तर मध्य वाला भी एरिया है, ये राजस्थान वाला एरिया है, और थोड़ा सा आप कह सकते हो जो ये इधर वाला इस तरह से, जैसे कि ये मध्य में पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसी वजह से क्या बोला जाए, उत्तरी मध्य की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तरी मध्य की बात हो रही है। बाकी अगर आप चले जाएंगे इस साइड में, जैसे कि अभी हम बता रहे थे बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, वो कहाँ पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा हुआ था मेहरगढ़ की बात कर रहे थे हम, वो कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में, ओके। तो इस तरह से और यहाँ के उत्खनित प्रमुख स्थलों में बागौर और बालाथल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो ध्यान रखना ये उत्तरी मध्य क्षेत्र है। बागौर से कृषि के साथ पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हुए, ध्यान रखना। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर हाथी तथा चंद्रमा की आकृतियां अंकित की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना बागौर काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मुद्राएं जो है ना, ये हमको क्या बताती हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत। अगर मुद्राएं मिल रही हैं तो उसका सीधा सीधा क्या होता है कि भाई कुछ चीजें क्या है, व्यापार हो रहा होगा किसी का, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान रखना आप लोग। हाँ, बिना व्यापार के अगर व्यापार नहीं होगा तो मुद्राएं जो है ना ये नहीं हुई होंगी, ठीक है। तो या व्यापार की व्यापारिक गतिविधियां भी कुछ रही होंगी, कहाँ पे, बागौर में, ठीक है, बागौर में। तो ये साक्ष्य क्या क्या है इसमें, साक्ष्य हाथी और चंद्रमा की आकृति। मध्य प्रदेश के बीड़ा घाटी में एरण तथा दक्षिणी गुजरात में जोरवो से भी कुछ एक नवपाषाणकालिक स्थल प्राप्त हुए, अर्थात मध्य प्रदेश में बीड़ा घाटी में कुछ स्थल हैं जो कि आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और दक्षिणी गुजरात में भी कुछ स्थल मिले हुए। एक और बस बचा हुआ है लास्ट, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र C4 कार्बन डेटिंग के आधार पर दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का काल जो है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनगल, ये सब कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के, अभी देखा हुआ था, अभी दिखा देंगे हम लोग। हल्लूर और कोलेडल, नरसीपुर, पिकलीहल और टेक्कलकोटा आदि जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पे, कर्नाटक में। और अभी जो हम लोग बात करेंगे ना, अभी देखो मास्की से क्या है, मास्की से आप देखोगे, एक फैक्ट बता देता हूँ कि अशोक के नाम का उल्लेख किया गया, वहाँ पे एक अभिलेख मिला हुआ है मास्की में, ठीक है। अभिलेख जो है वो अशोक के काल का है, तो उसमें नाम लिखा हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि अशोक के नाम का अभिलेख जो है या शिलालेख जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मास्की में मिला हुआ है, सीधे तौर पर उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे के सारे कर्नाटक में हैं।
आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्थलों में नागार्जुन कोंडा है, पलवाय है, उतनूर है और सिंगलपल्ली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है, प्रमुखता से लिया जाता है। इसके बाद में इसी तरह तमिलनाडु के स्थलों में देखें पय्यमपल्ली को रखा गया है। अभी हम देख चुके हैं पय्यमपल्ली के बारे में, मदुरई के आसपास वाला इलाका हमने देखा हुआ था। और दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति का काल ये 1000 ईसा पूर्व तक रहा। इसके पश्चात यहाँ पर महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। कुल मिलाकर नवपाषाणकालिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी और इस काल का मानव खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गया था। मतलब प्रोडक्ट भी करने लगा था, प्रोडक्शन भी करने लगा था। घुमक्कड़ी जीवन का त्याग कर स्थायी आवास में रहने लग गया हुआ था। और नवपाषाणकालिक बस्तियों की एक अन्य विशेषता रही है कि इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः आत्मनिर्भर थी। ठीक है, आत्मनिर्भर थी। जैसे अभी समय समझ रहे, मोदी जी बहुत बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। हम किसी पे ज्यादा डिपेंड ना रहे। ठीक है, किसी पे ज्यादा डिपेंड ना रहे, लेकिन काम चलता रहे, काम चलता, हम एक्सचेंज करते रहे चीजों को, लेकिन क्या है, हम आत्मनिर्भर बनते रहे। ओके, चलो, तो ये हमने बातें कर ली हुई हैं। ये आप लोग देख लेना, हमने बता दिया हुआ, ये इकट्ठे दे दिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, वही है जो अभी हम बता चुके हैं, वो सारे के सारे वही हैं जो हम लोग अभी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके, चलो, तो कल हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और बहुत जल्दी आधे घंटे में खत्म करेंगे। ठीक है, आज तो मुझे लग रहा 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटा 10 मिनट ना। चलो, कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सारे फैक्ट हैं, अलग अलग हमने बता दिए हैं। ठीक है, शुरू से हमने पहले डिवीजन पूरा पाषाण काल में 3 डिवीजन थे, फिर मध्य पाषाण काल और इसके बाद में नवपाषाण काल, सब में हमने विशेषताएं बता दी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है और इससे ज्यादा फैक्ट यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। अभी मिल लेंगे हम लोग 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 बजे एक टॉपिक हम कराएंगे, बहुत सस्ता सा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा बता देंगे। समुद्री संसाधन और प्रदूषण, बहुत सस्ता टॉपिक है, मेंस में कभी कभी पूछा जाता है, तो लगभग 15-20 मिनट में उसको मैं खत्म करूंगा।